जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th में फिजिक्स टॉपिक में, और वो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको ऑलरेडी नोन है इस टॉपिक का नाम, और टॉपिक का नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। अब जो प्रोजेक्टाइल होता क्या है, प्रोजेक्टाइल से पहले मैं आपको एक सिचुएशन बता रहा था। कौन सी सिचुएशन? LOC, द लाइन ऑफ कंट्रोल कारगिल की। लाइन ऑफ कंट्रोल कारगिल की LOC की क्या सिचुएशन थी, थोड़ा समझना बेटा। क्या था कि इस तरह से कारगिल की आइस की स्लाइड्स वाले हिल थी, यानी चोटी थी, ठीक है। और हम लोग थे, हमारी आर्मी थी इस जगह और टेररिस्ट थे यहाँ इस जगह पर होते थे। और वो क्या करते थे, अपना जो भी इग्निशन था गोला बारूद फेंकते थे, और यहाँ से सीधी आर्मी के ऊपर क्या रहा था, यहाँ से गिर रहा था, क्योंकि यहाँ पर टेररिस्ट थे और आर्मी अभी थी यहाँ, ठीक है। T फॉर टेररिस्ट, A फॉर आर्मी। अब उस समय हमारे पास प्रॉब्लम क्या थी कि इस एरिया में एयरक्राफ्ट ले जाना मुश्किल था, क्योंकि सर्दी अधिक थी और इस समय इतना कूल हो जाता है कि किसी भी कीमत पर एयरक्राफ्ट यहाँ पर जा ही नहीं पा रहा था। तब हमारे पास एक ऑप्शन था, यदि हम डायरेक्ट हम पर करेंगे किसी भी से, यानी कि आपका गोला बारूद यदि हम डायरेक्ट इनके ऊपर चलाएंगे तो क्या होगा, ये वाली ब्लॉक, ये चट्टान आइस की चट्टान टूट के हमारे ऊपर ही गिरेगी। तो हम डायरेक्ट कवर में नहीं आ पा रहे थे इन टेररिस्ट के, और जबकि टेररिस्ट कुछ भी फेंकते थे यहाँ से और हम लोगों पर सीधा इफेक्ट पड़ता था। तो उस समय क्या करवानी थी, आपने नाम भी सुना होगा आर्मर्ड, ठीक है ना। आर्मर्ड आपने सुना होगा टैंक वाला, ठीक है ना। उस समय सबसे अधिक काम किया था उस समय, और वो लाइन LOC के टाइम पर सबसे अधिक जो वर्क किया था वो इंडियन आर्मी के टैंक ने किया था। क्या किया था, टैंक यहाँ पर रखे थे, और उन्होंने क्या किया था, प्रोजेक्टाइल को यूज करके इस पर्टिकुलर जगह पर अपना टारगेट हिट किया था। टारगेट कैसे हिट किया था, उन्होंने नेविगेशन से, किससे, नेविगेशन यानी ग्लोब की हेल्प से, यानी कि किसकी हेल्प से, इन्होंने गूगल मैप की हेल्प से इन लोगों की पोजीशन निकाली और एक पर्टिकुलर एंगल पर अपना इग्निशन फेंका उन्हें, और उसके बाद सीधा हिट कहाँ हुआ, टेररिस्ट के ऊपर हिट हुआ, ठीक है ना। यानी कि कहीं पर भी टेररिस्ट हो, और इस वाले पाथ को, जो पाथ देख रहे हैं ना, इस पाथ को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। यानी कि कारगिल के युद्ध में सबसे अधिक जो हमें जीत मिली वो किससे मिली, प्रोजेक्टाइल मोशन से मिली। और प्रोजेक्टाइल मोशन किसने यूज किया था, इंडियन आर्मी के टैंक ने यूज किया था। बात आपके समझ में आ गई होगी। यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी आपको किसी भी चीज पर टारगेट करना है तो प्रोजेक्टाइल जरूर पढ़ना पड़ेगा। बिना टारगेट हिट करना, यानी आप ये हिट किया, यानी कि कहीं भी फेंका आपने किसी चीज को, तो सीधा नहीं फेंकना है, आपको करते हैं टारगेट हिट करना है। इस तरह से टारगेट कैसे आता है, एक पैराबोलिक पाथ में जाता है, और इस पाथ के इस मोशन को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अब आते हैं प्रोजेक्टाइल की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, प्रोजेक्टाइल मतलब क्या है। प्रोजेक्टाइल, ध्यान रखना, प्रोजेक्टाइल इज एन प्रोजेक्टाइल इज एन ऑब्जेक्ट that is in flight after being thrown and projected, समझ। प्रोजेक्टाइल क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब फेंका जाता है या फिर प्रोजेक्ट किया जाता है, तब उस समय में जो फ्लाइट में रहता है उस वाले मोशन को हम क्या बोलते हैं, उसके हवा में रहने वाले मोशन को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। बात समझ आ गई, दोबारा समझना। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकें या प्रोजेक्टेड करें, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो हवा में रहता है, हवा में रहते होने वाले वो टाइम, कोई ऑब्जेक्ट जो हवा में रहता है,
हवा में रहते समय जो उसका मोशन होगा वो मोशन कौन सा होगा? प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। कौन सा मोशन होगा? प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। पहली बात ये समझना है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में हमें पढ़ना क्या क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ना है, पहली बात हमें पढ़नी है अपने सिलेबस में जो है वो है इसका पाथ हमेशा कैसा होता है? पैराबोलिक होता है। पाथ कैसा होगा? हमेशा पाथ इज ऑलवेज कैसा? पैराबोलिक। पैराबोला देखा ना आपने इस तरह से, तो उसको देखो ये पैराबोला चल रहा है कि नहीं? ये कारगिल वाला सिचुएशन दिखाई मैंने आपको, उसमें क्या ले रहा है? पैराबोला डायरेक्ट नहीं गई, सीधी गोली नहीं गई, सीधी इग्निशन नहीं गया, कैसा गया? पहले ऊपर गया फिर पैराबोला बन के आया। इस वाले पाथ को हम बोलते हैं पैराबोला, ठीक है ना? तो पाथ इज ऑलवेज पैराबोला। कैसा बेटा? पैराबोला। पाथ इज ऑलवेज पैराबोलिक। एक तो पहले जब प्रूफ करना है, और क्या प्रूफ करना है हमें? दूसरा पढ़ना है रेंज। रेंज नंबर नेक्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या पढ़ना है इसमें? इसमें पढ़ना है टाइम ऑफ फ्लाइट। फ्लाइट नेक्स्ट टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। और क्या पढ़ना है इसमें? पढ़ना है मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? मैक्सिमम हाइट। और क्या पढ़ना है इसमें? इसके अलावा हमें पढ़ना है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम हाइट पर भेजना है, मैक्सिमम हाइट पर भेजना है तो एंगल क्या होगा? एंगल फॉर मैक्सिमम हाइट। एंगल फॉर मैक्सिमम हाइट। यानी कि इतनी चीजें आपको पढ़नी है। पाथ पैराबोलिक होता है, इसकी रेंज क्या होगी, ठीक है, इसका हाइट कितनी होगी, कितनी देर में वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, किस एंगल से भेजें कि वो मैक्सिमम दूर पर जाए, ठीक है ना? इन चीजों आपको पढ़ना है। समझ में आ गया आपके? अब क्वेश्चन पहला आता है कि सर हम पढ़ क्यों रहे हैं इसको? समझना बेटा, यदि हम कोई चीज को फेंकते हैं, यदि मैं इस चौक को फेंकूं, इस चौक को फेंकूं तो क्या होगा? यदि मैंने इस चौक को फेंका तो मेरे पास केवल और केवल दो चीजें पता है। नंबर एक, क्या चीज पता है हमें? दो चीजों में क्या क्या मालूम है? एक तो हमें मालूम है वेलोसिटी। क्या मालूम है? वेलोसिटी। नंबर वन क्या पता है? वेलोसिटी। किसकी वेलोसिटी? किसकी वेलोसिटी? प्रोजेक्टाइल की, जिससे हमने भेजा, प्रोजेक्टाइल की। प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी पता है। और क्या पता है? मैंने इसे फेंका, और क्या पता है हमें? सर एक तो वेलोसिटी पता है, आपने वेलोसिटी से फेंका, और दूसरा पता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पता है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन यानी कि केवल दो चीजें नोन है, बस पूरी कहानी में केवल दो चीजें नोन है। केवल दो चीजें नोन है। कौन कौन सी? कि किस वेलोसिटी से मैंने प्रोजेक्टाइल फेंका, और दूसरा किस एंगल से प्रोजेक्टाइल फेंका गया। इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता हमें क्या क्या निकालना है। भैया कितनी देर में हमारा टारगेट को हिट कर जाएगा? पहला क्वेश्चन। सर कितने दूरी जाएगा टारगेट को हिट करने के लिए? तीसरा क्वेश्चन, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के लिए कितना टाइम लेगा? इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है यार, ये तो पता लग गया हमें। यानी कि केवल दो चीजें नोन थी। एक तो चीज नोन कौन सी है? वेलोसिटी। और दूसरी कौन सी नोन है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब इनकी हेल्प से हमें ये सारी चीजें निकालनी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इसको नीट में और ये मेंस में, ठीक है ना? मेंस में इससे दो क्वेश्चन पक्का ही पक्का आते हैं, ठीक है ना? इतना छोटा टॉपिक और क्वेश्चन बहुत दो आते हैं। समझ में आ गया होगा आपके? अब आते हैं इसमें आगे बढ़ने के लिए। इसको पढ़ने के लिए पहला आपका टॉपिक है पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल ऑलवेज फॉलो पैराबोलिक। तो यही पढ़ना है सबसे पहले कि किसी भी प्रोजेक्टाइल का पाथ पैराबोलिक होता है। इसको हम प्रूव करें, कैसे प्रूव करेंगे, और प्रोजेक्टाइल पाथ मतलब पैराबोलिक ही क्यों होता है? दो चीजें, ठीक है ना? चलिए अब उसको करने से पहले मैं कुछ आपको स्पेशल बता देता हूं। क्या बताना है स्पेशल, वो समझना बेटा। देखो बेटा, यदि आपको बताया जाए, आपने पढ़ रखा है, देख लाइन, कोई भी लाइन है, ठीक है, लाइन की इक्वेशन क्या होती है? लाइन की इक्वेशन होती है y, जनरल इक्वेशन बात कर रहा हूं केवल में, जनरल इक्वेशन होती है y = mx + c। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y = mx + c। मैंने आपको उसके पहले वाले वीडियो में बहुत बार बताया है
द स्ट्रेट लाइन जनरल इक्वेशन इज इक्वल टू y इक्वल टू mx प्लस c, वेयर y होता है y एक्सिस की वैल्यू, m क्या होता है स्लोप, दिस इज ऑलवेज इन tan थीटा, x द वैल्यू ऑफ x एक्सिस एंड c द c इज द इंटरसेक्ट फ्रॉम y एक्सिस, लाइन कितनी कट रही है y एक्सिस पर, ये तो आपने पढ़ रखा है लाइन के लिए। यदि पैराबोला की कोई जनरल इक्वेशन होती है, हाँ बेटा होती है, मैथ में पैराबोला के लिए जनरल इक्वेशन होती है, ठीक है ना, पैराबोला के लिए जनरल इक्वेशन होती है y इक्वल टू ax प्लस bx स्क्वायर, बात समझ में आ गई। तो पैराबोला के लिए होती है y इक्वल टू ax प्लस bx स्क्वायर। यदि हमने कोई भी चीज फेंकी और वो इस इक्वेशन को फॉलो कर गई, इस इक्वेशन के फॉर्म में आ गई, किसके फॉर्म में आ गई, इस इक्वेशन के फॉर्म में आ गई, y इक्वल टू ax प्लस bx स्क्वायर के फॉर्म में आ गई, तो हम कह सकते हैं कि वो चीज प्रोजेक्टाइल मोशन में है, सीधी बात पैराबोलिक मोशन में है, ठीक है ना। तो पहला प्रूफ करना है पाथ, पहला टॉपिक क्या है आपका, पहला टॉपिक है इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज ऑलवेज पैराबोलिक, इसको प्रूव करना है, पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज ऑलवेज पैराबोलिक, हमें इसको प्रूव करना है, यानी कि प्रूव क्या करना है, द इक्वेशन ऑफ द फाइनल इक्वेशन ऑफ एनी प्रोजेक्टाइल मोशन, द फाइनल इक्वेशन ऑफ एनी प्रोजेक्टाइल मोशन शुड बिकम एट y इक्वल टू ax प्लस bx स्क्वायर, डन। यानी कि कोई भी आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन तभी की हो, प्रोजेक्टाइल मोशन की कोई भी इक्वेशन हम बनाएंगे वो प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक हो, तो इक्वेशन कैसी आएगी, y इक्वल टू ax प्लस bx स्क्वायर के फॉर्म में ही आएगी बेटा, ठीक है। चलते हैं, शुरुआत करते हैं। अब मैंने आपको बोला कि आपके पास दो चीजें आ रही हैं, कौन कौन दो चीजें आ रही हैं, ध्यान करो। एक तो मैं आपको क्या पता है, हमें केवल पता है जब कोई चीज फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी क्या है, और नंबर दो हमारा एंगल क्या बन रहा है बेस से, यानी कि जमीन से कितनी डिग्री का, 30 डिग्री से फेंका, 40 डिग्री फेंका, 50 फेंका, 60 फेंका, कितनी डिग्री के एंगल से आपने उस प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्टेड किया, फेंका, ठीक है। चलिए आते हैं टॉपिक पर। तो यानी प्रोजेक्टाइल मोशन इज ऑलवेज पैराबोलिक, हमें ये प्रूव करना है और प्रॉब्लम में क्या प्रूव करना है कि इसकी इक्वेशन ऐसी बन जाए, बस y इक्वल टू ax प्लस bx स्क्वायर की फॉर्म में बन जाए। चलिए बेटा, यानी कि हम सबसे पहले आता है फेंकने की बात आ गई, तो ये आपका मैंने बना लिया x एक्सिस और ये आपका कौन सा एक्सिस है बेटा, y एक्सिस, x एक्सिस y एक्सिस बना दिया। अब मैंने कोई चीज फेंकी, ये फेंकी मैंने, देखो देख रहे हो, इसकी वेलोसिटी है u, कितनी वेलोसिटी है u, अब ये आगे गई और आगे जाने के बाद इस तरह से नीचे आ गई, बात समझ में आ गई। अब वो इस पाथ पे चल गई, हमें ये पाथ प्रूव करना है कि ये वाला पाथ, जब आप देख रहे हैं ये वाला पाथ, ये वाला पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक होगा, कैसा होगा, पैराबोलिक, ये प्रूव करना है कि पैराबोलिक है कि नहीं, ठीक है ना। चलिए अब देखो बेटा, यहां से जो मैं दो चीजें बताती है, एक तो मैं u पता है, दूसरा क्या पता है, एंगल पता है थीटा, ये आपका ओरिजिन है 0 0, ये आपका क्या है x एक्सिस है, ये आपका कितना है x एक्सिस है, इस चीज में फेंका। चलो अब यदि हम बात करें इसके दो कंपोनेंट की बात कर लेते हैं, तो इसके कुछ कंपोनेंट तोड़ लेते हैं। एक तो इस पॉइंट पर आए x पॉइंट पर, और एक हमारे पास यहाँ पे कंपोनेंट होगा y पॉइंट, ठीक है ना। चलिए अब आपको पता है बेस, बेस कितना है, बेस के लिए क्या आता है, मैं पहले बोल चुका हूँ हिंट के लिए कि जिसमें बेस है वो क्या होगा, हमेशा कॉस में होगा। तो नीचे वाला जो हमने वेलोसिटी की थी, द वेलोसिटी कंपोनेंट में लिख रहा हूं, द वेलोसिटी कंपोनेंट, द वेलोसिटी कंपोनेंट कौन कौन सा हो गया भैया, एक तो जो हो गया बेस वाला कौन सा हो गया, u cos थीटा, कौन सा हो गया, u cos थीटा, बात समझ में आ गई। x एक्सिस पर इसलिए मैंने लिख दिया u सफिक्स में x cos थीटा, तो कंपोनेंट कौन होगा, ऑन x एक्सिस इक्वल टू
u x cos थीटा। यदि हम बात करें बाई एक्सिस की तो तुम्हारा बाई एक्सिस वाला हो गया, ठीक है ना। तो जो बाई वाला कितना होगा u y cos थीटा, बाई एक्सिस कितना हो गया u y cos थीटा, यानी कि ऑन y एक्सिस कंपोनेंट कितना हो गया, ऑन y एक्सिस कंपोनेंट कितना हो गया, वेलोसिटी कंपोनेंट कितना हो गया बेटा u y sin थीटा, कितना हो जाएगा u y sin थीटा, कितना मिला u y sin थीटा, u y sin थीटा, sin थीटा। कैसे पता कि बेस के लिए कौन आता है और परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी क्या होगा साइन आएगा। जो दो कंपोनेंट हो गए अपने पास एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस की, बात समझ में आ गई। चलो भाई इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करें एक्सेलरेशन। ध्यान रखना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन होता है नहीं, हम कुछ फेंकते हैं इस तरह फेंकते हैं तो क्या इस एक्सिस पर कोई एक्सेलरेशन होगा, नहीं होगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सा एक्सेलरेशन, वर्टिकल डायरेक्शन में कौन सा एक्सेलरेशन होता है, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है, और वो एक्सेलरेशन होता है कौन सा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेरी गुड, ग्रेविटी मतलब माइनस जी। तो आपको एक चीज और लिखना पड़ेगा, ऑन किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल, किस डायरेक्शन बेटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ध्यान रखना दो डायरेक्शन होते हैं, एक डायरेक्शन कौन सा होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दूसरा कौन सा होता है वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन नो एक्सेलरेशन, ध्यान रखना मैं नो इसलिए अंडरलाइन कर रहा हूं, नो एक्सेलरेशन। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यदि हम कोई चीज फेंकते हैं, यदि हमने कोई प्रोजेक्टाइल किए तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो और वर्टिकल डायरेक्शन क्या होगा, द एक्सेलरेशन ऑन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन इक्वल टू माइनस जी। और थर्ड बाई जी की बात करें और इस कंडीशन की बात करें तो किस एक्सिस पर होगा, डाउनवर्ड होगा, और एक्सिस कौन सा होगा, वाई एक्सिस पर होगा। ये जो वाई एक्सिस दिख रहा है सामने देखो, दिस इज द वाई एक्सिस। तो एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन कितना होगा, जी होगा, तो किस डायरेक्शन में होगा, जी जे, किस पे, जी जे, यानी कि डाउनवर्ड वाई एक्सिस के लिए हम क्या लगाते हैं, जे कैप। असल में आ गई ना, जी जे कैप। जे कैप क्या शो कर रहा है, ऑन वाई एक्सिस। जे कैप क्या शो कर रहा है, जे कैप को शो कर रहा है ऑन वाई एक्सिस। जे कैप क्या शो कर रहा है, ऑन वाई एक्सिस। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों के। चलो भाई कोई रिपीट करनी है, एक ऑब्जेक्ट फेंका, थीटा डिग्री मालूम था, थीटा डिग्री से फेंका गया। u क्या है उसमें, सर u है उसकी इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी फेंकी, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट तोड़े, एक तो u cos थीटा, ux cos थीटा एक्सिस वाला, और होगा u y sin थीटा होगा y एक्सिस वाला, ठीक है ना। दो कंपोनेंट लिख लिए हमने। एक है पता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता, और वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर से नीचे आने से, वर्टिकल डायरेक्शन में g होता है, और जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे आती है तो माइनस जी काम करता है, तो माइनस जी जी, ठीक है ना। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है ना, नोन है। यदि हम बात करें a की पूरी, तो अपने पास a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा, बताओ जल्दी से, a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू के पास हो जाएगा a x एक्सिस का, ठीक है ना, i वाला, i के प्लस a y j, और इसकी वैल्यू कितनी बताई मैंने, 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वाला इस एक्सिस वाली वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, और इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी माइनस जी और जे। जे क्यों, क्योंकि जे क्यों दिख रहा है 22 वाला, ठीक है ना, माइनस जी जे दिख रहा है कितना, माइनस के जी जे। इतना समझ में आ गई कि एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन कितना, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा देखना बेटा, यदि मैं इसमें काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगाऊं, किसकी इक्वेशन लगाऊं, काइनेमेटिक्स की। काइनेमेटिक्स की आपको ऑलरेडी याद है, कौन सी होती है काइनेमेटिक इक्वेशन। पहली काइनेमेटिक की इक्वेशन होती है v = u +
80। दूसरी क्या होती है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है ना। कौन कौन सी होती है काइनेमेटिक इक्वेशन? काइनेमेटिक इक्वेशन होती है आपकी v इक्वल टू u प्लस 80, s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये अपनी काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस है। यदि हम इन इक्वेशंस के बारे में बात करें, हमें इक्वेशन लगाएं, ठीक है ना, यदि हम एक क्वेश्चन लगाएं तो फिर कैसे काम चलेगा, कौन सी क्वेश्चन लगाएं? तो हम काइनेमेटिक्स की आपकी सेकंड इक्वेशन को अब लगा रहे हैं यहाँ पर, कैसे करेंगे वह बता रहे हैं। काइनेमेटिक्स कौन सी इक्वेशन लगा रहे हैं? सेकंड इक्वेशन, ठीक है ना। सेकंड इक्वेशन वो भी हम 3D वाली फॉर्म में लगाएंगे, ठीक है। कौन सी इक्वेशन लगा रहे हैं? सेकंड इक्वेशन। तो हम लिखते हैं फ्रॉम, चलो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, इक्वेशन लगा रहा हूं डायरेक्ट क्योंकि स्पेस दीजिएगा अपने पास ना, तो सेकंड इक्वेशन डायरेक्ट लगाते हैं, ठीक है ना। सेकंड इक्वेशन क्या लिखते हैं देखना भाई, s यानी कि x एक्सिस की बात कर रहा हूं, कंपोनेंट फॉर्म में लगाना, तो इस पे कितनी दूरी कितनी है? ये x दूरी है, ठीक है ना। तो x इक्वल टू कितना होगा? x इक्वल टू होगा कितना? u x cos थीटा, कितना लिख दो बेटा? u x cos थीटा, ठीक है ना। x तो x आ गया, u जब कितना आ गया? u x cos थीटा। कंपोनेंट फॉर्म देखो क्या लिख रहा है? u x cos थीटा, ठीक है ना, इनटू t, इनटू t, डन, और प्लस हाफ at स्क्वायर। अब देखो मैं लिख रहा हूं प्लस 1/2 ax t स्क्वायर। और बेटा ax की वैल्यू ये पता 0 है, ये वैल्यू कितनी होगी? 0 हो गई, तो क्या निकल के आया? x इक्वल टू निकल आया हमारे पास ux cos थीटा इनटू t। इस इक्वेशन बन गया हमारे पास, ठीक है। अब यहां से t इक्वल टू कितना निकल के आएगा? t इक्वल टू निकल के आएगा x अपॉन ux cos थीटा। इस इक्वेशन को बना लिया इक्वेशन नंबर 1। कौन सी इक्वेशन बना ली? इक्वेशन 1 बना ली, ठीक है ना। चलिए भाई अब इक्वेशन 1 समझ में आ गई। अब क्या करना है आगे? आगे देखना बेटा, ठीक है। आगे क्या करना है देखना। इसी तरह y एक्सिस के लिए बनाते हैं, तो y इक्वल टू क्या होगा? y इक्वल टू क्या निकल के आएगा? देखो बड़ा सा uy, ठीक है ना, uy साइन, ठीक है, साइन थीटा इंटू t प्लस 1/2 g, और g कौन सा? g j नेगेटिव वाला, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे, ध्यान रखना, क्योंकि यहां पर माइनस का g है, ये लिखा माइनस का g, ठीक है ना। ब्रैकेट में क्या रहेगा? माइनस के g j t स्क्वायर। बात समझ में आ गई? कैसे? u y इक्वल टू क्या होता है? ut, यानी u की वैल्यू कितनी है? j की वैल्यू uy sin थीटा, और t की वैल्यू t जो फॉर्मूले में ही है, सेकंड वाला लगा रहे हैं, प्लस 1/2 gt स्क्वायर, at स्क्वायर, तो एक ही पे क्या हो जाएगा? gt, और g की वैल्यू कितनी है? माइनस gt t स्क्वायर, ठीक है ना। इस इक्वेशन हमारे पास बनी इक्वेशन नंबर 2। देखना भाई क्या कर रहे हैं हम, इक्वेशन 1 में t की वैल्यू 2 में रख रहे हैं। किस में रख रहे हैं? t की वैल्यू 2 में रख रहे हैं, तो निकल के आ गया, क्या निकल के आता है थोड़ा देखिए क्या कर रहे हैं। इस इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू यहां पुट कर रहे हैं। देखो क्या आया? y इक्वल टू क्या है बेटा? y इक्वल टू u मैं y जोड़ा रहा हूं, ठीक है ना, देखना अभी u एक्सिस y एक्सिस तो x एक्सिस एक ही होंगे, बात को फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना इसका। कितना होगा? u sin थीटा, ये कितना u x है, तो u को अकेला u इसी का कंपोनेंट है, u भाई अकेला u हो सकता है, ठीक है, जितना मत करना u रहेगा y इक्वल टू u, ये कंपोनेंट फॉर्म में x y कुछ नहीं है, कंपोनेंट फॉर्म में इसलिए समझाने के लिए सफिक्स में है, u sin थीटा इनटू t की वैल्यू कितनी है? x अपॉन u cos थीटा, u से u कट गया, क्योंकि कंपोनेंट फॉर्म इसी के कंपोनेंट फॉर्म में इसको हम ux भी बोलते थे ना, याद है कि ux बोलते हैं इसको पूरे को, ठीक है ना। तो इसलिए अकेला u समझ लो, समझ लो तो u और u y कितना समझ में आ गया? चलो इनको आप u समझो, u cos थीटा और u sin थीटा, ठीक है। चलो भाई u cos थीटा u sin थीटा समझते जाना, समझना कि u cos थीटा u sin थीटा लिखा है, इतना मतलब मालूम है, ठीक है ना। चलो u sin थीटा,
तो अब देखो u से u कट गया, क्या बचा, ये बचा प्लस प्लस, मैं यहां लिख रहा हूं 1/2 ब्रैकेट में माइनस जी, ठीक है, और t की वैल्यू कितनी आएगी, x अपॉन u cos थीटा का होल स्क्वायर, यही तो होगा। चलो भाई अगले स्टेप पे क्या होगा थोड़ा देखना, ये क्या हो गया, y इक्वल टू साइन अपॉन cos tan x tan थीटा हो गया, x को आगे ले जाएगा, साइन अपॉन cos क्या हो जाएगा, x tan थीटा y प्लस 1/2 ब्रैकेट में माइनस जी, थोड़ा सॉल्व करके लिख रहा हूँ, ठीक है ना, थोड़ा यहाँ देखना, 1 प्लस लगा रहा हूँ 1/2 और ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, कुछ लिख रहा हूँ ब्रैकेट में, माइनस जी तो जी आ गया, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इनटू x स्क्वायर, ठीक है ना, y इक्वल टू x tan थीटा माइनस प्लस माइनस जी और 2 तो नीचे आ गया, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब इसको कंपेयर करो, y इक्वल टू y की वैल्यू दिख रहा है, a की जगह कितना है यहाँ पर tan, ये किसके इक्वल दिख रहा है, a के इक्वल, और b के इक्वल कितना दिख रहा है सर, b के इक्वल आपको दिख रहा है, पूरा b के इक्वल दिख रहा है, तो y इक्वल टू x इनटू a, ठीक है, प्लस प्लस लगा हुआ, ठीक है, प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर, देख रहा है ना, बात समझ में आई। तो क्या समझ में आया आपके कि कोई भी चीज फेंकी गई और फेंकने पर उसकी क्वेश्चन क्या बनी, y इक्वल टू x tan थीटा प्लस ब्रैकेट में माइनस जी 2u cos थीटा इनटू x स्क्वायर। देखो भाई x भी आ गया और x स्क्वायर भी आ गया, और ये किसकी क्वेश्चन होती है, पैराबोला की क्वेश्चन होती है, हमें a और b कोई वेरिएबल ले सकते हैं, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है tan थीटा और b की वैल्यू कितनी है माइनस जी अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सेम टू सेम बन गया पैराबोला। तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि कोई भी चीज हम फेंकेंगे, कोई चीज ऐसे फेंकेंगे तो कहां गिरेगी सर, वो उसका पाथ हमेशा कैसा होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, ठीक है। इसमें आप सीख गए कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज थ्रोन और प्रोजेक्टेड इट्स पाथ इज ऑलवेज इन प्रोजेक्टाइल मोशन, इतना तो आप समझ गए। अब आगे क्या पढ़ना है, अब हमें आगे आपको इससे आगे आपको पढ़ना पड़ेगा कि यदि इसका टाइम कितना लगा, यदि यहां से और यहां तक आने में टाइम कितना लगा, जैसे हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, यहां से यहां तक आने मैक्सिमम हाइट पे टाइम कितना लगा, इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है, ठीक है, इसकी यहां से आने की रेंज कितनी है, इन सबको हमें पढ़ना पड़ेगा और उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इनको एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है, याद रखना ये आपका डेरिवेशन कभी भी प्रोजेक्टाइल में आता है, और आपको यही नॉलेज होना चाहिए कि x एक्सिस वाला होता है u cos थीटा और y एक्सिस वाला होता है u sin थीटा, ये क्या है वेलोसिटी है, हमें गिवन क्या होता है थीटा। इस चीज का मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ऑन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन नो एक्सीलरेशन एंड एक्सीलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन इक्वल टू -g, ठीक है ना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, वंदे मातरम।